नमस्कार मित्रों, फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं फिर आपसे जुड़ रहा हूं और आज रविवार है और रविवार के दिन कुछ प्रमुख खबरों पर हम आपसे चर्चा करें। इससे पहले आज ये खबर ये कि प्रधानमंत्री ने आज फिर एक बार मन की बात की और मन की बात के बहाने उन्होंने ढेर सारे उन मुद्दों पर चर्चा की जो वर्तमान वैश्विक परिवेश में और देश के संदर्भ में वो मौजू हैं, वो समस्याएं भी हैं और उन्हीं समस्याओं से समाधान भी निकलता है। और प्रधानमंत्री ने एक बार 130 करोड़ जनता के विश्वास और कोरोना को लेकर के उनके अथक प्रयासों की चर्चा की और उसके लिए उन्हें धन्यवाद किया, एक तरह से ज्ञापित किया। जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा संयम बरतते हुए इस कोरोना से लड़ते हुए अपने दैनिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और इन्हीं दैनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में ये भी देखा जाना चाहिए कि हमारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं, बावजूद इसके कि कोरोना अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इस समस्या से फ़िलहाल अभी निजात मिलती नहीं दिख रही है। और इसी संदर्भ में हम इस बात का भी जिक्र करना चाहेंगे कि अनलॉक 4 की स्थिति सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। 7 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में अनलॉक 4 की जो स्थिति है उन सब के बारे में भी आप जान चुके हैं। 2-3 बातों का जिक्र ज़रूर होना चाहिए और वो ये है कि सबसे पहली बात जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अभी फ़िलहाल सिनेमा हॉल और थिएटर्स और जो कसरत करने वाले स्थल होते हैं वहाँ और कुछ सार्वजनिक स्थलों पर अभी एक तरह से पाबंदी है, लेकिन शादी ब्याह का मौसम है, पूजा पाठ का एक जो सार्वजनिक पूजा समारोहों का एक दौर चल रहा है, ऐसे में 100 के करीब लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि राज्यों को अब लॉकडाउन लगाने का अधिकार, उसकी घोषणा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके कई फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रयास अनलॉक के दौर में भी लॉकडाउन की सार्थकता को सिद्ध भी करते हैं और कई सवाल भी पैदा करते हैं कि हमको ये लड़ाई लड़नी ही है। और अभी संख्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्टिंग होंगे देश में और अनलॉक की 4 फेजेज़ में हम आ चुके हैं, तो सामाजिक गतिविधियों का दायरा जिस तरह से बढ़ा है, समस्याएं अभी और बढ़नी हैं। और ईश्वर करें और हम लोगों का अथक प्रयास हो और हमारा मनोबल इसी तरह से बना रहे और देश के लोगों के मनोबल पर भी प्रधानमंत्री या राजनीतिक दलों के राजनेताओं का जो कि हमारे साथ आगे बढ़ते हैं उनका भी मनोबल बना रह सकता है। तो कोरोना एक बड़ी समस्या है, इसी बीच कुछ ऐसी गतिविधियां जिन पर चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी के रिवाइवल के लिए एक चिट्ठी लिखी थी तो उस पर उनको कोई पछतावा नहीं है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक पार्टी की, वो भी सबसे पुरानी पार्टी के जिसका अखिल भारतीय स्वरूप हो, उसके किसी वरिष्ठ नेता का इस तरह के बयान उसके मायने हैं। और कपिल सिब्बल से भी सीनियर लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ और केंद्र सरकार में और संगठन के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने जो फील किया कि वर्तमान दौर में जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ रही है, अगर यही स्थिति रहेगी तो 2024 ही नहीं, अगले 50 सालों तक हम सोचें कि हम विपक्ष में बैठेंगे। ये एक सच का बयां किया गया कुछ नेताओं के द्वारा। और अगर कांग्रेस पार्टी इसको समझती है और कांग्रेस जनों को समझने की ज़रूरत है, मैं एक बार फिर और ये कहना चाहूँगा और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब तक एक पार्टी में एक ही परिवार के उन्हीं लोगों की पूजा की जाती रहेगी, भक्ति की जाती रहेगी, सोचें वो लोग जो आजकल गोदी मीडिया और भक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो राजनेता और उन राजनेताओं के साथ जुड़ने वाले वो पत्रकार बंधु जो भक्ति के
इस पराकाष्ठा पे पहुँचे हैं कि इस कमी को भी वो ठीक से नहीं बयां कर रहे हैं। बयान करना चाहिए, कांग्रेस को जिंदा रखना है, और ज़रूरी इसलिए है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में बिखरी हुई, तबाह और किसी तरह से आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नहीं चाहिए हमें वो कांग्रेस चाहिए जिसमें नेता हो। मैंने जिक्र किया था कि उसी पार्टी का ये हस्र हो रहा है जहां जवाहरलाल नेहरू इस देश में चाचा कहे गए, इंदिरा गांधी इस देश में दुर्गा कही गई। उनका एक व्यक्तित्व था और कांग्रेस ने उनको निखारा था। वर्तमान कांग्रेस की स्थिति पर अगर किसी को दुख हो, क्षोभ हो, और किसी भी तरीके से इस कांग्रेस को आलोचना करके इसको अगर सुधारा जा सके, तो ये भी एक पत्रकार होने के नाते हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। तो गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने अपने दिल की आवाज़ सुनी, हो सकता है कि मुश्किल में आने के बाद सुनी, बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश भी इन दोनों ने की, और इन दोनों क्या इन जैसे 23 नेताओं ने जो की है वो उनको खुल करके आगे आ जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी एंड कंपनी, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल को मनाना पड़ेगा, और ये मनाएंगे। और हमें उसी दिन का इंतज़ार है कि अगर मान जाने के बाद फिर ये गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने भक्ति दिखानी शुरू कर दी, तो फिर वही होगा कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने वो नाटक किया था। मुद्दा सही उठाए हैं, लेकिन हुआ यही। मैंने जिक्र एक बार मुझे पिछले संडे को याद है, अगर मैंने जिस बात का जिक्र किया था वो सारी बातें सामने आ रही, और गुलाम नबी आज़ाद ने वही बातें की हैं जो मैंने कहा था। और गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि इस देश में इस पार्टी के लोकतंत्र का कैसा भविष्य है अगर यहाँ पर चुनाव ही नहीं कराए जा रहे हैं। और ब्लॉक स्तर से, देखिए, राजनीति को समझने और जानने वाला कुछ पत्रकार बंधु हैं जो बिल्कुल जानते भी नहीं, और डेस्क पर बैठे बैठे चीज़ों को या सुनते हुए बैठ करके वो जान लेते हैं और वो बोलते हैं, उनको नहीं पता होता है। अवध क्षेत्र से आता हूँ और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है और समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि संगठन में एक आम कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, और उस संगठन में एक कार्यकर्ता की, एक नेता, विधायक स्तर से मैं बात कर रहा हूँ, और आप बात कर लीजिए एक गांव के प्रधान स्तर से भी, उसका भी अपना एक संगठन होता है, और संगठन के माध्यम से ही आम लोगों के साथ किसी भी राजनेता का जुड़ाव होता है। जब कोई संगठन में नेता थोपा जाता है, वो भी कृपा पात्र व्यक्ति को प्रभावी भूमिका दे दी जाती है, तो उस संगठन का बेड़ा गर्क होना ही है। और वो संगठन, मैंने फिर उस बात का जिक्र किया जिसका गुलाम नबी आज़ाद ने जिक्र किया था, कि हमारे सामने जो पार्टी है वो मजबूत पार्टी है, जो संगठन और कैडर पे विश्वास करती है, और उसके नेता ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के नाम पर आगे बढ़ेंगे। वहाँ मेहनत देखा जाता है, उनकी क्षमता देखी जाती है, और उसके बाद उनको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए उस पार्टी में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, और चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बना है, जिसको लोग कहते हैं कि इस समय कोई ऑप्शन ही नहीं, गुलाम नबी आज़ाद ने भी बोला, कपिल सिब्बल ने भी प्रकारांतर से वही बात बोली, और वही बात जब कोई एक पत्रकार होने के नाते कोई व्यक्ति कोई एक पत्रकार कहता है तो उसको मोदी भक्त कह दिया जाता है। सच से हमें नहीं हटना चाहिए, सच को सच से कह देना चाहिए। भाजपा गलती करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी गलती करेंगे, या कोई नेता कोई गलती करेगा, ये लोकतंत्र बड़ा परिपक्व है, जनता समझेगी और वो समय पर हिसाब कर देगी। मेरा बार बार यही इतना कहना है कि जनता समय पर हिसाब कर देगी, लेकिन उस व्यक्ति का हिसाब तो पॉजिटिव ही करेगी ना, उसको ब्याज सहित लौटाएगी। और प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि एक फ़कीर की झोली आपने भर दी है और वो मैं करूँगा। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जब आज बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कुछ की हैं, लेकिन उन बातों के संदर्भ में लोकल फॉर वोकल का नारा एक बार फिर उन्होंने दिया, उसको प्रकारांतर से आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके मायने सिर्फ इतने हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको भी ये सोचना चाहिए था कि जब एक बार चीन के राष्ट्रपति को आपने बुलाया था, हमने बहुत कुछ स्वागत किया। चीन की बदमाशी आज से नहीं चल रही है, और ये आपके भी कार्यकाल से नहीं है, ये तो चल तब से रही थी। उसके पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह के पहले वाजपेयी जी भी थे, फिर कांग्रेस की सरकारें थी। इन सरकारों के दौर में जब चीन ने हमको घेरने की कोशिश की थी और नेपाल जैसे देश को हमसे दूर करने की कोशिश की, श्रीलंका जैसे देश को दूर करने की कोशिश की, तो इसके लिए हमारी सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो रूलिंग रही हैं।
ये आज की बात नहीं है। और इतिहास का जो वर्तमान है वो इसीलिए आज ज़्यादा परेशानी वाला है कि चीन गलवान घाटी में आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश की, उसका हमने आक्रामक जवाब दिया। ये इस बात का सबूत है कि जैसे को तैसा मिला। और पहली बात हमने माना कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान से भी बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तो एक औकात वाला देश ही नहीं है, लेकिन हाँ वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, वो कुछ भी कर सकता है उन परिस्थितियों में, क्योंकि एक भूखा नंगा देश है। वहाँ कब क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए और कट्टरपंथियों के हाथ में बहुत कुछ चीज़ चले जाने के बाद हमको बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है। लेकिन चाइना तो पूरी तरह से मैनेज तरीके से पिछले 2 दशक से हमको व्यापारिक दोस्त और रणनीतिक सहयोगी के नाम पर मूर्ख बनाने की कोशिश करता रहा। सॉरी टू से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जिसको हम लोगों ने नहीं समझा। मैंने कभी भी चाइना के साथ व्यापार को, कई ऐसे डिबेट्स में मैं बैठा जो हमारे साथ गेस्ट होते थे, जब एक एंकर के तौर पे मैंने उनसे बात की कि किस आधार पर आप कहते हैं कि चाइना से जुड़ना ही हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, यही यथार्थ सोच है। विस्तृत फलक पर, अगर आर्थिक फलक पर देखें तो हमको चाइना के साथ जाना चाहिए। और आज सब मानते हैं कि ये वही दोस्ती या वही यथार्थपरक सोच हमको बहुत मुश्किलों में डाल दिया। तो ऐसे में लोकल फॉर वोकल का नारा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, और उसी समय से अगर हो जाता तो ये स्थिति ना आती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ही हुआ कि पूर्वी लद्दाख में चाइना ने जो हिमाकत करने की कोशिश की और जिसका बहुत तगड़ा जवाब दिया गया, इसमें दो राय नहीं, उसके बाद हमने चाइना की स्थिति को समझा। और चाइना की मुखालफत ही नहीं, विरोध ही नहीं, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहिए और उन कट्टरपंथियों को दिखाना चाहिए जो आज चाइना के नाम पर, और ख़ास करके अगर एक संदेश भी देना चाहिए तो पाकिस्तान को भी बताना चाहिए कि उसके नेता बार बार भारत के मुसलमानों की बड़ी चिंता करते हैं, तो चाइना के सिक्यांग प्रांत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उनके बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मजबूरी है। देखिए एक बहुत ही बेकार तंगहाली वाला देश है पाकिस्तान, और वहाँ के जो लोग हैं जो कि इस्लाम और मुसलमान के नाम पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान बहुत ही स्वार्थी देश है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी की चलती है और वो आर्मी अपने स्वार्थ के लिए खेल करती है। वो धर्म का और इस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ताकतों का इस्तेमाल करती है। काश कि लोग समझें, लेकिन नहीं समझना चाहते तो लोग न समझें, ये उनकी समस्या है। लेकिन समझना तो होगा कि फंडामेंटलिज्म जो है वो बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, और अब यूरोप भी समझेगा। क्यों मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ और इस न्यूज़ की चर्चा करते हुए, उस पर व्यूज़ देते हुए मैं आपको इस बात की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले ही शुक्रवार को स्वीडन में जो कुछ हुआ, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि पैन इस्लामिक फोर्सेस के खिलाफ बोलते हुए किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर के मैं विशेष आग्रही हूँ, ऐसा नहीं है। कहीं भी कट्टरता किसी भी धर्म का हो, अगर हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो वो आधुनिक समाज के लिए बहुत बड़ा एक नासूर बन जाएगा, और ये बन चुका है। इसको तो हमने 2001 से एड्रेस कर लिया है। ज़रूरत के हिसाब से लोग समय समय पर इसको पहचान रहे हैं, यही गलत है, जिसको भारत बहुत दिन से पहचान रहा है, और वो एपिक सेंटर है पाकिस्तान। स्वीडन, जहाँ पर आपके सामने से अगर जिस रोड से आप गुजर रहे हो गाड़ी निकलती है तो उसकी आवाज़ या चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। इतना शांत प्रिय देश, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला देश, और वहाँ पर एक घटनाक्रम, सिर्फ बेंगलुरु को आप याद कर लीजिए, वही घटनाक्रम वहाँ हुआ, और वो वहाँ के लोग नहीं थे, ये वहाँ के नागरिक, वो मुस्लिम नहीं थे जो वहाँ के नागरिक थे, ये इराक और सीरिया से आए हुए शरणार्थी थे जिनको स्वीडन ने जगह दी। अब उन्हीं ने स्वीडन के एक शहर को जलाने की कोशिश की। हाँ, एक गलती ज़रूर हुई कि वहाँ पवित्र कुरान को, हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए, और कुरान का सम्मान हम भी करते हैं, हमें करना चाहिए। अगर हम धर्म को मानते हैं, हमें अपने भगवत गीता और रामायण पर भरोसा है, तो हमें कुरान की भी इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि हम गुरुओं की परंपरा को मानते हैं और पैगम्बर मोहम्मद को भी हम दिल से मानते हैं, क्योंकि वो भी एक गुरु परंपरा में, एक हिंदू होने के नाते हम इतना फील करते हैं। ये बहुत गलत हुआ। वहाँ पे जिस फोर्सेस ने पवित्र कुरान को जलाने की कोशिश की, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और
उनको उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल था जब बेंगलुरु हिंसा हुई थी कि हिंसा के बहाने आप विरोध जताएंगे? आप पूरे देश के कानून को, उस प्रशासन को ही आप विद इन मिनट्स आप बर्न करने की स्थिति में ला देंगे। कैसे कोई मानेगा कि आप एक सभ्य नागरिक हैं, आपकी सोच सभ्य है? ठीक है, हमारे लिए धर्म बड़ा हो जाता है उस स्थिति में, विरोध करने का तरीका अलग होना चाहिए। लेकिन विरोध किस तरह से किया गया? जलाया गया, आग लगा दी गई। 500-700 लोगों की भीड़ ने पूरे व्यवस्था को चैलेंज कर दिया गया। और ये आप देखिए, स्वीडन में जिस राष्ट्रवादी नेता ने वहाँ पर पैन इस्लामिक फोर्सेस के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, हम आपको ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि वहाँ भी कट्टरवादी ताकतें इतनी प्रभावी हो चुकी हैं कि वहाँ पर उनका विरोध किया जा रहा है। स्वीडन जैसे देश की बात कर रहे हैं। अब यूरोप जो है वो बड़ी मुश्किलों में आने वाला है। स्वीडन की बात कर लीजिए, ग्रीनलैंड की बात कर लीजिए, फिनलैंड की बात कर लीजिए, डेनमार्क की बात कर लीजिए, ये सारे देश जो बहुत ज़्यादा अपने आप को लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के तौर पर देखते रहे हैं और आधुनिक सामाजिक परिवेश में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए जाते हैं, ये देश अपने आप को पुरोधा मानते हैं। और वहाँ पर भी कट्टर राष्ट्रवादी शक्तियाँ प्रभावी हो गई क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म प्रभावी हो गया। आप देख सकते हैं फ्रांस में स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, इंग्लैंड में आप देख सकते हैं, और अब स्वीडन में। और वो उन लोगों ने वहाँ के कानून व्यवस्था पर चोट करने की कोशिश की, वहाँ के शहर को जलाने की कोशिश की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जो वहाँ पर शरणार्थी थे। और वो शरणार्थी सीरिया और इराक से आए हुए लोग थे। एक मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के ही द्वारा भगाए गए, प्रताड़ित किए गए मुसलमान थे जो आकर के स्वीडन और इन यूरोप के देशों में बसे, और जब उनको शरण मिला आज उसी देश के लिए वो चुनौती बन गए। बड़ा सवाल इसलिए है, इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा मैंने इसलिए की, वो इसलिए कि रोहिंग्या मुसलमानों के पैरोकार ये समझ लें कि भारत ने क्यों इसकी मुखालफत की, क्यों इसका विरोध किया कि हमारे इस देश से रोहिंग्या मुसलमान जाने चाहिए। हमारे देश में खुद ही इतने मुसलमान हैं, वो हमारे देश में पैदा हुए, वो रहें। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के पैरोकार अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस भी तबके का हो, अगर उसकी पैरोकारी करता है तो उसके लिए बड़ा सवाल है कि स्वीडन की घटना को याद कर लें। हमको अपने 130 करोड़ देश के लोगों की चिंता होनी चाहिए, या अगर वो मुसलमान है, वो इस्लाम को मानता है, बाहर से आए, हमारे लिए समस्या पैदा करे, हम उसका समर्थन करने लगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए स्वीडन के घटनाक्रम पर बहुत ही ज़्यादा नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पुरजोर विरोध करना चाहिए। उसमें अगर कोई आपको पूंगापंथी विचारधारा का कहे, आरएसएस, और आरएसएस की बात आ गई तो क्या स्वीडन में आरएसएस था कि वहाँ पर राष्ट्रवादी शक्तियाँ थी और वहाँ पर इस तरह से कर दिया गया, ऐसी स्थिति बना दी गई और वहाँ पर दंगा हो गया? वहाँ तो कोई आरएसएस नहीं था। स्वीडन तो शांति प्रिय देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। ये देश भारत है जहाँ पर विभिन्न समुदाय संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक दूसरे के महत्व को जानते समझते हैं। ये यहाँ के लोगों की सोच है और उस सोच में हमारी सनातन सोच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वीडन के घटनाक्रम को और बेंगलुरु के घटनाक्रम को बहुत ही नज़दीक से समझने की ज़रूरत है कि धर्म के नाम पर हम विरोध कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर पवित्र कुरान को जलाया गया तो उनको वहां के कानून के हिसाब से जल्द सजा देनी चाहिए। और मैं तो उसको धार्मिक व्यक्ति ही नहीं मानता जो किसी के धार्मिक पुस्तक या धार्मिक उनकी मान्यताओं का विरोध करे या उसको जबरन दबाने की कोशिश करे। कम से कम एक हिंदू होने के नाते तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है कि दूसरे के सम्मान के लिए तुरंत शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का निवास हर एक स्थान पर है। खैर, धर्म दर्शन की चर्चा अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ। अगर एक ईश्वरवाद और जिस तरह से एक ईश्वर की पूजा करने की बात पर कुछ लोग दम्भ और दावा करते हैं कि इसलिए
उस धर्म को मानना चाहिए। वो नहीं जानते कि इसी भारत देश में, इसी सनातन सोच में एक परंपरा के हिसाब से जब धर्म की स्थिति को हम मानते हुए जब आगे बढ़ते हैं और हमारी सोच आगे बढ़ती है, तो शंकर का अद्वैतवाद जो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, हर एक कण कण में हम राम को या आराध्य को या उस ब्रह्म की उस एटॉमिक पावर को समझते हुए हम आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हैं जब, और उस स्थिति में पहुंचते हैं, तो एक बहुत बड़ा साइंस है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हम एटॉमिक फोर्स के बिल्कुल एक लाखवें हिस्से तक को भी समझ लेते हैं, ध्यान की उस स्थिति में जाते हैं और एक ईश्वरवाद को हम समझ लेते हैं, तब हमारे लिए किसी भी आइडल का, किसी भी सब कुछ छूट जाता है। और कबीर और इस देश के सनातन परंपरा में कुछ ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जो उसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन मंदिर में जाना, मूर्तियों के सामने नतमस्तक होना, वो हमारी संस्कृति का या हमारे सनातन सोच के उस हिस्से की शुरुआत है जब हम समर्पण करना सीखते हैं। इसलिए मंदिर और मूर्तियां हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। कम से कम उन लोगों के लिए जवाब है जो ये मानते हैं कि काफिर तो मूर्ति पूजक होते हैं। तो धर्म को जो समझते ही नहीं, कम से कम मैं एक हिंदू होने के नाते, लेकिन इस्लाम के इतने मूलभूत सिद्धांतों को मैं समझता हूँ कि मेरे मन में इस्लाम के प्रति एक आदर है, और वो आदर एक हिंदू होने के नाते मैं करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। इससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन धर्म के नाम पर कट्टरता और गलत बात का विरोध इसलिए करना क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देगा, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसकी बिल्कुल खिलाफत करनी चाहिए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को किसी भी स्तर से उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए स्वीडन के घटनाक्रम को याद रखिए कि स्वीडन में मिली तो उनको जगह शरण दिया गया, शरणार्थी बनाया गया, ये वहाँ की समस्या है। लेकिन जिक्र इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु में भी ऐसी घटना हुई और वहाँ तो शरणार्थियों ने किया और बेंगलुरु में उन लोगों ने किया जो यहाँ के देश के निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, और इस देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद यहाँ के 2-2 थानों को फूका गया, 2-2 थानों के एरिया को पूरी तरह से जला देने की कोशिश की, और सिर्फ इसलिए कि एक पोस्ट डाला गया था। हो सकता है किसी ने गलती से या भूलवश या जान करके उसने किया, उसका विरोध करने का तरीका अलग होना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ये बात अलग थी। लेकिन आपने थाने को जला दिया, आपने इतने अधिकारियों को, इतने पुलिस के लोगों को आपने घायल कर दिया, आप गोली चला रहे थे, बम फेंका जा रहा था, ये क्या है? और इतने देर में एक पूरी मॉब ऑर्गेनाइज हो जाती है। इनको ऑर्गेनाइज करने वाला उन शक्तियों को अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जैसे फंडामेंटलिस्ट देश, जहाँ पर कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं, जहाँ पर सिर्फ कट्टरता ही प्रभावी है, और कट्टरता जो दिखाते हैं वो ये उनकी रेशियल ताकत नहीं है, ये वो बड़ी भूल करते हैं। ये एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो डकैती वाली प्रवृत्ति कही जाती है। एक मध्यकालीन सोच वाली लोग वो आधुनिकता की बात करते हैं। आज आईओसी के ढेर सारी कंट्रीज हैं जो थोड़े इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां पर ये समस्याएं नहीं है। क्यों? उनको दिखाना ही नहीं है कि वो महान है। इसलिए यूएई जैसे देश ने इजराइल के साथ संबंध कायम किया। एक सोच की बात होती है। कब तक हम आप इजराइल का विरोध करते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि इजराइल का नाम लेना मुसलमानों के लिए, कुछ मुस्लिम्स तो ऐसे हैं और पढ़े लिखे को इजराइल का नाम भी नहीं लेते, वो कहते हैं कि हराम हो जाएगा। ऐसे सोच के लोग इस 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया और पूरी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे, ये आप स्वीकार ही नहीं कर सकते, सहज अनुमान ही नहीं लगा सकते। और वास्तव में इस तरह से फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को एक समय पे बढ़ावा देने वाला यूरोप अब उन मुश्किलों में जाता हुआ दिख रहा है। फ्रांस मुश्किलों में, स्वीडन मुश्किल में, ग्रीनलैंड मुश्किल में, और देर सवेर ब्रिटेन भी मुश्किल में आने वाला है। और तब सबको भारत की याद आएगी कि इस कट्टरता का जो पोषक है उस राष्ट्र को अब दंडित किया जाना चाहिए, अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। इमरान खान यूएनओ में चले जाते हैं और इस्लामिक फोबिया की बात करते हैं। पता नहीं कौन सा फोबिया है, और स्वीडन जैसे देश में जो कुछ भी हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा।
इस पे कम से कम वो फोर्सेस नहीं बोलेंगे जो भारत के इस ताने बाने पर टिप्पणी करने से 2 मिनट नहीं लगता और एक से एक उदाहरण वो 3-4 दशक का दे डालेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, और वो वहां के नागरिक नहीं, मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूं, वो सीरिया इराक जैसे देश से भगाए गए मुस्लिम शरणार्थी थे और उनको भगाया था मुसलमानों ने ही। एक प्रभावी गुट ने दूसरे को भगा दिया शरण लेने के लिए। जब उनको शरण दिया गया, आज वही शरणार्थी स्वीडन के लिए समस्या बन गए। और भारत जैसे देश में हमारे पास वैसे ही इतनी जनसंख्या है जिस पर एक से एक लोग जो बेरोजगारी और इसकी टिप्पणी और चर्चा करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि इस देश में अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर जनसंख्या को हम नियंत्रित करवाएं, इसके लिए अगर मुहिम चलाई जाए, तो इसमें किसी धर्म के खिलाफ या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई सोच की बात नहीं। लेकिन नहीं, ऐसी बात होगी तो सीधा आ जाएगा कि ये तो आरएसएस का एक एजेंडा है। जिस देश में हर साल हर एक पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरा होने पर एक देश पूरा खड़ा हो जाता है, उस देश में लोगों को खाने को मिल रहा है, यही क्या कम है। और ये इस देश के लोगों को इस सनातन सोच की तारीफ करनी होगी कि हम इतने मुश्किलों के बावजूद भी अपने भविष्य को और मुश्किल भविष्य को नहीं सोच पा रहे हैं। हाँ, चर्चा करना होगा तो बेरोजगारी, इस देश की कानून व्यवस्था की चर्चा, और चाहे पार्टी कोई भी हो, विद इन मिनट्स हम सवाल उठा देते हैं। लेकिन मूल बातें पर अगर कोई जिक्र करेगा या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि देश का ताना बाना तोड़ दिया जा रहा है। इन्हीं सारे सवालों के संदर्भ में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आज जो मन की बात की, उस मन की बात पर भी हम आना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर खिलौनों के लिए यूथ्स को आमंत्रित किया कि वो एक से एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आएँ और देश में वोकल फॉर लोकल के लिए अपने काम को आगे बढ़ाएं, और हर एक उनकी सोच जो है वो खिलौनों के रूप में कैसे सामने लाया जा सकता है। निश्चित रूप से खिलौनों का आयात भी या खिलौनों का बाज़ार जो है वो भारत में बहुत बड़ा है और चीन से पूरी तरह हम ढके हुए हैं, पटे हुए हैं। तो यहाँ से भी चीन को दूर करने की एक सरकारी कोशिश है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज उसकी बात अपने मन के बात में की। लेकिन ये सब कुछ बहुत पहले सोचा जाना चाहिए था। 6 साल का शासन हो गया, प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यकाल चल रहा है। चीन के प्रति सचेत बहुत पहले होना चाहिए था, जो आज हुआ। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है हमें स्थानीय प्रोडक्ट्स को लेकर के। दिवाली आने वाला है, ऐसे में मिट्टी के दियों की अगर मांग बढ़ा दी जाए और ताकि वो कुम्हार समाज जो है, जो इनका निर्माण करता है, उसको बढ़ाने के लिए गांव के स्तर पर, गांव को बहुत नज़दीक से समझता हूं, पता नहीं कितनी दिवालियां गांव में मनाई हुई, इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसे समय में गांव के कुछ उद्योग धंधे जो थे, जो बहुत स्थानीय स्तर पर थे, वो बहुत ज़्यादा फलते फूलते थे, वो ख़त्म हो गई। चीन की लड़ियाँ, चीन के भगवान, अब तो हमारे लिए भगवान गणेश और हनुमान जी तक चीन बना बना के हमको बेचा और हम बहुत आराम से खरीद के ले आते थे और उनको स्थापित करके उनकी पूजा करते थे। कभी हमने सोचा ही नहीं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसका नुकसान क्या होगा। इसलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आज अपने घर से बाहर निकाल करके फेंकने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों की चर्चा के साथ एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश के लिए हमें आगे बढ़ते जाने की ही ज़रूरत है और ऐसे में हमारे लोकतंत्र को मजबूत होने की ज़रूरत है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब इस देश में एक जो पार्टियां हैं, कम से कम भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर जिनका स्वरूप है, उन पार्टियों का कैडर मजबूत हो, वहाँ कैडर से और ज़मीनी स्तर से राजनेता निकलें और कम से कम कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर हो। अभी विपक्ष में बैठना है क्योंकि जब तक राहुल गांधी की अपनी सोच आगे रहेगी तब तक कांग्रेस का रिवाइवल हो भी नहीं सकता। इस बात को कह देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी सोच ही नहीं है वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के सामने और ऐसे ऐसे मुद्दों को सामने रखता है कि हंसी के पात्र बनने के अलावा कुछ नहीं है। और इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिनका ज़मीन पर कोई पकड़ नहीं, जिनकी कोई पकड़ नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस के वही कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं और एक
तेज तर्रार और चालाक लोग यही चाहते हैं कि उनका जो नेता हो वो बहुत कमज़ोर होना चाहिए, और इतना कमज़ोर हो कि उसकी सोच, बस उसको आप एक तरह से हाथ जोड़ करके उसके सामने विनती और याचक की भूमिका में खड़े रहिए और अपना काम निकालिए, वो कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ तो इन्होंने सुनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हें मनाया जाएगा, और अगर मान जाने के बाद फिर इनकी भक्ति वही सोनिया वही राहुल, तो ढाक के तीन पात। चुनाव हो जाने के बाद चाहे राहुल आए, चाहे सोनिया बने, चाहे प्रियंका बने, लेकिन ब्लॉक से लेकर के CWC में चुनाव की स्थिति आगे बढ़नी चाहिए कांग्रेस में, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी रही थी, और अगर रहेगी तभी इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ऐसे देश में ऐसे नेता के हाथ में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है जो अनाप शनाप बयान देता हो प्रधानमंत्री के लिए। फिर मैं कह रहा हूं, इसका मुद्दा यह नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए बोल नहीं सकते, कम से कम तर्क तो प्रस्तुत करें। जो क्या कहते हैं उनको यही नहीं पता होता है और वो बोल जाते हैं, और इसलिए वो मान्य होते हैं क्योंकि भाई वो एक फैमिली के हैं, वो सब कुछ हैं, वो बोल सकते हैं। पहली बार ये भरोसा जगा इन नेताओं में कि अब बहुत हो गया, अब बोल देना चाहिए। लेकिन डर यही है कि सचिन पायलट की तरह अगर इनके साथ भी मान मनोबल हुआ और फिर इसी व्यवस्था में सब कुछ एसिमिलेट हुआ, तो लिख के ले लीजिए, बड़े मन की बात और बड़े पते की बात गुलाम नबी आज़ाद बोल चुके हैं। कम से कम अभी कांग्रेस को दशकों तक विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अच्छी बात है, अगर इन्हीं परिस्थितियों में वो विपक्ष में बैठना चाहते हैं तो फिर मोदी जैसे एक बड़े नेता का उदय होता है और उसका शासन प्रशासन उनका चलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कम से कम हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। इस देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से 6 साल नहीं, 10 साल नहीं, कम से कम 2 दशक की ज़रूरत है, और वो होना ही चाहिए। और जब तक राहुल जी जैसे नेता रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी अगर सचमुच में मेहनत इसी तरह से करते रहेंगे, तो सत्ता अभी उन्हीं के हाथ में रहेगी। ये आज से ही प्रेडिक्शन है और ये आज से ही अनुमान है। इस अनुमान में हो सकता है अतिरेक लगे, लेकिन आप मानिए कि जिस नेता को ये बयान देने में नहीं होता है कि राफेल डील से वो चुनाव हार चुके, आज भी वही आरोप, और उसके आगे अब एक नया आरोप कि जकरबर्ग ने पूरी तरह से ऐसी साठगांठ कर ली है फेसबुक ने कि इस फेसबुक के कारण भारतीय समाज का ताना बाना खत्म किया जा रहा है। ये सारी बातें ऐसी ऐसी बोली जाती हैं जो सोच से परे होती हैं, और ये सब राहुल गांधी का, एकमात्र राहुल गांधी इस देश में समझदार हैं जो विपक्ष की भूमिका अदा करते करते, और ये ऐसा बयान देने वाला नेता 130 करोड़ जनता के सोच को नहीं समझ पाता है। ये उनसे बहुत बड़ा आग्रह है कि वो समझें कि इस देश के लोग जानते हैं, समझते हैं, उनको भी आकलन करना आता है, लेकिन नहीं। और ये ज़्यादातर राजनेता ये सोचते हैं कि जनता को जो कह देंगे वो मान लेंगे, लेकिन संवाद की शैली होती है। आज के मन की बात में भी उन्होंने कहा कि जिस धैर्य और साहस का परिचय आप दे रहे हैं उसके सामने हम नतमस्तक हैं कोविड के सामने। ये जनता का जो सेवक, प्रधान सेवक की जो स्थिति होती है, उसको नम्रता के साथ ये स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमी भी मान लेनी चाहिए। लेकिन जनता को जनता ही समझते रहेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और शायद यही भूल सोनिया और प्रियंका और राहुल तीनों कर रहे हैं। और इस भूल को जब तक ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे तब तक कांग्रेस इसी तरह बुरी स्थिति में रहेगी। हाँ, कांग्रेस की तरफ से कुछ पत्रकार जो अपने आप को बहुत सेक्युलर और बहुत समझदार और एक रिवोल्यूशनरी माइंडसेट वाला सुधी जन मानने स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वो टीवी चैनलों पर, मैं नाम नहीं, मैं भी उसी बिरादरी से हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, वो आते रहेंगे, एक से एक कमियां गिनाते रहेंगे, उसका कोई फर्क आम जनता पे नहीं पड़ने वाला। आम जनता जो है वो खुद से प्रभावित होती है, खुद के भेजे द्वारा प्रतिनिधि से प्रभावित होती है, और वही जो बातें निकलती हैं एक आईने के रूप में मीडिया के द्वारा वो प्रस्तुत की जाती हैं, और धीरे धीरे मनस जो है वो जनता का बनता है। लेकिन जनता तमाम मुश्किलों के बावजूद क्या सरकार की कमी है और क्या अच्छाई है दोनों जानती है, वो मूल्यांकन करना जानती है। मैं एक पत्रकार होने के नाते और
मैं राजनीति को बहुत नज़दीक से समझता हूँ, बहुत नज़दीक से मैंने राजनीति को देखा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जनता बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है, वो आपके दिल में बैठकर जान लेती है कि आप किस स्तर पर काम कर पा रहे हैं, किस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। और उस कसौटी पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए आप चाहे गोदी मीडिया समर्थक कहें, चाहे भक्त कहें, लेकिन सच यही है कि अभी इन परिस्थितियों में जिस फटेहाल स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है, अभी प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। लेकिन इस मुगालते में प्रधानमंत्री को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भारत की जनता है जो किसी भी स्थिति को पलटने के लिए और कुछ भी अनुमान लगा लेने के लिए, और अगर उसके अनुमान पर, उसकी कसौटी पर वो बातें खरी उतरी तो सिंहासन से उतार देने में समय नहीं लेगी। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की जनता की सोच पर राजनेताओं को और पत्रकार बंधुओं को अब भरोसा करना चाहिए। उन्हें अपने ही दिमाग पर ज़्यादा बात नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल आज की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनेताओं में सबसे आगे हैं, क्योंकि जनता की नज़र में प्रधानमंत्री तमाम मुश्किलों के बावजूद जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ईमानदारी पूर्ण है। उसमें ईमानदारी का पूरा भाव है, उसमें ईमानदारी का पूरा पुट है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अभी सबसे आगे हैं। और कांग्रेस के साथ जो एक घटनाक्रम चला है इधर एक हफ्ते में, एक बहुत शुभ संकेत है कि कांग्रेस जैसी पार्टी अगर इस दौर से रिवाइवल की स्थिति में आती है तो एक मजबूत विपक्ष हमारे देश में खड़ा होगा, ताकि वो सरकार की नीतियों पर, अनर्गल सोच पर लगाम लगा सके और हमारा लोकतंत्र ऐसे फले फूले। फिलहाल आज के फेसबुक लाइव में इतना ही। कल कुछ और मुद्दों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।